अभी पिछले ही साल 18 नवंबर 2025 को भारत के सुरक्षा बलों ने इतिहास रचा। 18 नवंबर की सुबह आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। The biggest headline is that the most wanted Naxal commander Madhvi Hidma has been eliminated. ढेर सारे नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं, अरेस्ट भी हुए, सरेंडर भी हुए हैं और मैं मानता हूं कि ये हिंसक आंदोलन की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। अब जो थोड़ा बहुत बचा है 31 मार्च के पहले सुरक्षा एजेंसियां पूरा करें। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में कुख्यात नक्सली माडवी हिडमा को मार गिराया। हिडमा आंध्र प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक नक्सलवाद का खूंखार चेहरा था। हालांकि नक्सलवाद की जड़ें हिडमा या किसी एक नक्सली से कहीं ज्यादा गहरी है। सीपीआई माओवादी पार्टी जिंदाबाद 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 सीपीआई माओवादी पार्टी जिंदाबाद 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 समाधान प्रहार ओडिद्दाम ओडिद्दाम ओडिद्दाम। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं मृत्युंजय शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में केंद्र सरकार ने नक्सलवाद को जड़ से मिटाने की ठानी। इसके लिए मार्च 2026 की डेडलाइन तय की गई। लेकिन पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ एक आंदोलन कैसे इतने विभत्स रूप में पहुंचा, कहां से जुड़ी हैं नक्सलवाद की जड़ें, जानेंगे उस नक्सलबाड़ी आंदोलन के बारे में जिसने एक समय नेपाल के पशुपतिनाथ से लेकर दक्षिण भारत के तिरुपति तक एक समानांतर सरकार की कल्पना पैदा कर दी। उन्नीस 1960 के दशक में भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उम्मीदें भी थी और बेचैनियां भी। आजादी को 2 दशक हो चुके थे, लेकिन ग्रामीण भारत जहां 70% से अधिक आबादी रहती थी, अब भी उसी दर्द से जूझ रही थी जिसे औपनिवेशिक नीतियों ने बोया था। खेत वही, मिट्टी वही, मगर कृषि संकट पहले से भी कहीं अधिक गहरा हो चुका था। 1971 की जनगणना बताती है कि ग्रामीण भारत का करीब 60% आबादी भूमिहीन था। इस असमानता की सबसे तेज गूंज सुनाई दे रही थी पश्चिम बंगाल में, उस जमीन पर जहां जल्द ही भारत की सबसे उग्र क्रांति का बीज फूटने वाला था। बंगाल की कृषि संरचना सामंती जख्मों से भरी थी। जमींदार और जोतदार दोनों गांव की राजनीति, अर्थव्यवस्था और लोगों की जिंदगी पर एक छत्र राज करते थे। हल चलाने वाला किसान कभी अपनी मेहनत का मालिक न बन सका। पीढ़ियां दर पीढ़ियां बटाईदार बनी रहीं, कमाई कम, कर्ज ज्यादा और इज्जत शायद कभी नहीं। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी और इसके आसपास के इलाकों की तस्वीर तो और भी भयावह थी। 1967 तक इस क्षेत्र में गरीबी का स्तर करीब 95% था। ज्यादातर किसान और आदिवासी लाचार थे, शोषण के सबसे ज्यादा शिकार थे। खेत जोतते हुए थे, फसल काटते हुए थे, लेकिन मालिकाना हक उनके पास नहीं था। उधर राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कृषि सुधार के नाम पर काम कर तो रही थी। हाइल्ड बीज, महंगे खाद, मशीनें आ रही थी, लेकिन यह सब सिर्फ उन किसानों के लिए था जिनके पास पूंजी थी, और छोटे किसान, उनके लिए यह सब कुछ नहीं था। कर्ज चुकाने के लिए उनके खेत बिकते जा रहे थे। हजारों किसान मजदूर बनने को अभिशप्त थे। ग्रामीण असमानता और गहरी होती जा रही थी। इसी समय वाम राजनीति भी उथल पुथल के दौर से गुजर रही थी। 1964 में कम्युनिस्ट आंदोलन सीपीआई और सीपीआईएम में विभाजित हो चुका था। दोनों संसदीय रास्ते से बदलाव की बात कर रहे थे, लेकिन पार्टी के भीतर एक धड़ा ऐसा भी था जो इस रास्ते को सुधारवाद कहकर खारिज कर चुका था। उनके लिए असली रास्ता था हथियारबंद क्रांति। माओ का चीन उनके लिए आदर्श बन चुका था और भारतीय गांवों में व्याप्त भूख, अन्याय और असमानता उन्हें एक जलते हुए बारूद की तरह लगने लगी थी। बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वह चिंगारी इतिहास ने एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी के हाथ में सौंप दी।
1960 के दशक के अंत तक अधिकारों के लिए संगठित होते किसान, मजदूर और क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत युवा, उन सब की राहें एक जगह मिलने वाली थी। यहीं से शुरू होती है नक्सलबाड़ी की असली कहानी। इस आंदोलन की वैचारिक शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति की बेचैनी से हुई जिसे लगता था कि भारतीय संसदीय लोकतंत्र गरीबों के लिए एक ऐसी जेल है जहां वोट तो है पर न्याय नहीं। ऐसे में उभरे चारू मजूमदार, जो सीपीआई से सीपीआईएम तक का सफर तय कर चुके थे, लेकिन उन्होंने चुनी माओवादी विचारधारा की राह। सीपीआईएम का चुनावी राजनीति अपनाना उन्हें विश्वासघात लगा, एक समझौता जो क्रांति की राह रोक रहा था। उनकी वैचारिक यात्रा उन्हें माओवादी सिद्धांत तक लेकर गई, जहां क्रांति का केंद्र शहर नहीं बल्कि गांव है। 1965-66 के बीच उन्होंने वे दस्तावेज लिखे जो हिस्टोरिक एड डॉक्यूमेंट्स के नाम से चर्चित हुए। ये आगे चलकर पूरे नक्सल आंदोलन की वैचारिक रीढ़ बने। इसमें उन्होंने साफ कहा, भारतीय राज्य संरचना बुर्जुआ यानी पूंजीवादी है। सीपीआई और सीपीआईएम सुधारवादी बन चुकी है। सोवियत संघ असली कम्युनिज्म से भटक चुका है और भारत में क्रांति का रास्ता है हथियारबंद किसान आधारित संघर्ष। और फिर उन्होंने जुए शब्द दिए जिन्होंने भारतीय राजनीति को झकझोर दिया, वर्ग शत्रु का विनाश। मतलब क्रांति तभी आगे बढ़ेगी जब जमींदारों और दमनकारी व्यवस्था को हिंसक तरीके से समाप्त किया जाए। यह विचार कई लोगों को क्रांति का आवश्यक चरण लगे, तो कई लोगों ने इसे राजनीतिक आत्महत्या कहा। विचार अकेले क्रांति नहीं बनाते, उसके लिए जरूरी था जमीन पर संगठन, और यह जिम्मेदारी दी गई दो नेताओं को, कानू सान्याल और जंगल संताल। कानू सान्याल की मुलाकात चारू मजूमदार से 1949 में जेल में हुई थी। कानू सान्याल का मत थोड़ा अलग था। वो बिना जनता को संगठित किए हिंसा के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि क्रांति की असली ताकत जनता है, आतंक नहीं। इसी कारण वे वर्ग शत्रु की हत्या वाली लाइन को आंदोलन के लिए नुकसानदायक समझते थे। नक्सलबाड़ी आंदोलन में चारू मजूमदार के तीसरे सहयोगी बने जंगल संताल, जो एक आदिवासी नेता थे, जनता की नब्ज को समझने वाले नेता। उनके नेतृत्व में हजारों संथाल किसान पहली बार अपने अधिकारों के लिए संगठित हुए। लेकिन त्रासदी यह थी कि यही संथाल बाद में धीरे धीरे हाशिए पर धकेल दिए गए। एक ऐसे नेता को भुला दिया गया जिसने नक्सलबाड़ी को जन आंदोलन बनाया। सान्याल, मजूमदार और संथाल, तीन नेता, तीन रास्ते। क्रांति किताब से चलेगी या खेत से, जनता बोलेगी या बंदूक। यही मतभेद आंदोलन की दिशा भी तय करते रहे और उसकी दरारें भी। मार्च 1967 में देश में पहली बार कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें आई। बंगाल में अजय मुखर्जी के नेतृत्व में वाम मोर्चा की मिलीजुली सरकार बनी। पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद सिलीगुड़ी क्षेत्र में नक्सलबाड़ी आंदोलन का संगठनात्मक काम तेज हो गया। कानू सान्याल के अनुसार सिर्फ मार्च-अप्रैल 1967 में ही 15 से 20 हजार किसान पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन चुके थे। गांव में किसान समितियां बन चुकी थी। जोतदारों से जमीन छीनकर किसानों में बांटने की शुरुआत हो चुकी थी। 3 मार्च 1967 को किसानों ने 300 मन धान जब्त किया। यह छोटी सी घटना एक बड़ी क्रांति का संकेत थी। लेकिन 23 मई 1967 को सब कुछ बदल गया। पश्चिम बंगाल पुलिस नेताओं को गिरफ्तार करने पहुंची। टकराव हुआ। एक इंस्पेक्टर सोनम वांगदी की मौत हो गई। राज्य को बहाना मिल गया। 25 मई 1967 को पुलिस ने एक गांव को घेरकर गोलीबारी की। 9 लोग मारे गए, जिनमें 6 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल थे। उनके नाम इतिहास में दर्ज नहीं, पर उनके खून ने नक्सलबाड़ी को एक प्रतीक बना दिया, गरीबी, शोषण और राज्य हिंसा के खिलाफ। जून 1967 तक स्थिति यह थी कि बंगाल में 80 कानून व्यवस्था विरोधी घटनाएं हो चुकी थी।
2 हत्याएं हो चुकी थी और कई गांवों में समानांतर किसानों का शासन चलने लगा था। जुलाई 1967 में राज्य सरकार ने बड़ा ऑपरेशन शुरू किया, जिससे हालात और उग्र होते गए। 25 मई 1967 की गोलीबारी के बाद अलग अलग राज्यों में क्रांतिकारी समूह खुलकर सामने आए। 22 नवंबर 1967 को सुशीलन रे चौधरी के नेतृत्व में AICC-CR का गठन हुआ। संसदीय राजनीति को खारिज कर हथियारबंद संघर्ष की दिशा में पहला संगठित कदम। 22 अप्रैल 1969 लेनिन का जन्मदिन। कोलकाता में कानू सान्याल ने घोषणा की, हम CPI-ML की स्थापना करते हैं। यानी CPI और CPM से अलग अब CPI-ML अस्तित्व में आ चुकी थी। नई पार्टी CPI-ML ने घोषित किया, संसदीय लोकतंत्र खारिज, चुनावों का बहिष्कार। मई 1970 में CPI-ML का पहला सम्मेलन हुआ। चारू मजुमदार महासचिव चुने गए और उन्होंने कहा, एक्सपैंड एनीवेयर एंड एवरीवेयर। इसी जल्दबाजी में हुए विस्तार से कई जगहों पर आंदोलन बिना संगठन के खड़ा हुआ, जिसे सरकारों ने पूरी ताकत से कुचलने की कोशिश की। 1970 तक CPI-ML और नक्सलबाड़ी आंदोलन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट बन चुका था। 1967 से 70 तक देश भर में करीब 4000 नक्सल घटनाएं हुई और यह आंदोलन देश के 170 जिलों में फैल चुका था। इसी समय इस आंदोलन में शहरी छात्रों की भागीदारी बढ़ी। डॉक्टरों, वकीलों, अधिकारियों पर हमले शुरू हुए। इंदिरा गांधी की सरकार ने इसे सीधी चुनौती माना। जुलाई अगस्त 1971 में शुरू हुआ ऑपरेशन स्टिपल चेज, जिसमें सेना, CRPF और पुलिस तीनों ने मिलकर बड़े पैमाने पर CPI-ML के खिलाफ अभियान चलाया। बंगाल में 4000 लोग गिरफ्तार किए गए, बिहार में 2000 गिरफ्तारियां हुई, आंध्र प्रदेश में CPI-ML से जुड़े 1400 लोग गिरफ्तार हुए, केरल में 1000 गिरफ्तारियां। जुलाई 1972 में चारू मजुमदार की गिरफ्तारी हुई। 12 दिन बाद वे कोलकाता के लाल बाजार लॉकअप में मृत पाए गए। सरकार ने कहा उन्हें दिल का दौरा पड़ा। नक्सलियों ने कहा सरकार ने यातना देकर मार डाला। उनकी मौत के साथ CPI-ML टूट गई। 1970 के दशक में कम से कम 40 गुट खुद को CPI-ML का उत्तराधिकारी बताने लगे, लेकिन सबसे प्रभावी धारा बाद में CPI-ML लिबरेशन बनकर उभरी, जिसका गठन हुआ 1974 में, जिसने चारू मजुमदार की एनहाइलेशन लाइन छोड़ी और जन संगठन आधारित नई रणनीति अपनाई। 1975 के आपातकाल ने नक्सलबाड़ी आंदोलन को और तोड़ा, लेकिन जेलों में कई वैचारिक बहसें भी पनपी। 1977 में कानू सान्याल रिहा हुए, लेकिन हाशिए पर चले गए। चारू मजुमदार का निधन हो चुका था। कानू सान्याल अलग थलग कर दिए गए थे, लेकिन नक्सलबाड़ी आंदोलन ठंडा नहीं पड़ा। 1980 के दशक में आंदोलन पुनर्जीवित हुआ, धीमे, संगठित और रणनीतिक रूप से। पीपल्स वॉर ग्रुप यानी PWG ने तेलंगाना से लेकर छत्तीसगढ़, MP, उड़ीसा तक आधार बनाए। MCC ने बिहार, झारखंड में मजबूत पकड़ बनाई। 1993 में ऑल इंडिया पीपल्स रेजिस्टेंस फोरम का प्रयास हुआ, लेकिन यह एकता टिक नहीं सकी। 1998 में PWG और पार्टी यूनिटी का विलय हुआ। MCC के साथ तनाव बढ़ा। 1992 से 2002 का दौर PWG MCC के संघर्ष का काला अध्याय माना गया, लेकिन राज्य की सत्ता के दमन, झारखंड के गठन और दीर्घकालिक रणनीति की जरूरत ने अंततः उन्हें एक साथ आने पर मजबूर कर दिया। अब आपको ले चलते हैं उस मुहाने जब भारतीय माओवादी आंदोलन में सबसे बड़ा मोड़ आया। 21 सितंबर 2004 को PWG और MCC का विलय हुआ और जन्म हुआ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट का। 14 अक्टूबर 2004 को एक और विलय हुआ और एक झटके में CPI माओइस्ट 13 राज्यों के 156 जिलों में सक्रिय सबसे बड़ा माओवादी संगठन बन गया। नक्सलबाड़ी आंदोलन का अंकुर 1967 में भले ही उत्तर बंगाल के एक छोटे से गांव में फूटा था,
लेकिन इसकी गूंज अगले 5 दशकों तक भारतीय राजनीति, सुरक्षा और सामाजिक ढांचे को झकझोरती रही। यह कहानी खेतों की भी है, विचारों की भी, नेताओं की भी, जनता की भी, और एक ऐसे आंदोलन की जिसने भारत के इतिहास में एक अलग अध्याय लिखा। यह थी नक्सलबाड़ी पर हमारी खास पेशकश। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।